Good morning, students. Let's read next part of the lesson. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. आखिरकार तीसरे पहर के करीब 4 बजे वो कवि या जो संपादक था वो आ गया. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. वो आदमी लंबा था, एकदम अंग्रेज़ था, बहुत गंभीर था और निस्संदेह हम सब से पूरी तरह से अपरिचित था. Battling with half a dozen pedestal friends on the shooting stage, the boss read out a long speech. आधा दर्जन ज़मीनी पंखों से उलझते हुए शूटिंग मंच पर हमारे मालिक ने एक लंबा सा भाषण पढ़ा. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. ये बात स्पष्ट थी कि कवि या संपादक के बारे में उन्हें भी बहुत ही कम जानकारी थी. The speech was all in most general terms, but here and there it was packed with the words like freedom and democracy. सामान्य जो भाषण था वो सामान्य शब्दों से भरा हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर स्वतंत्रता और प्रजातंत्र जैसे शब्द छिड़के गए थे. Then the poet spoke. फिर वो कवि बोला. He couldn't have addressed a more dozed and silent audience. No one knew what was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. इससे ज़्यादा हैरान और खामोश श्रोतागण नहीं मिल सकते थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा था, और रही सही कसर उसके उच्चारण ने पूरी कर दी, जो उसकी बात को समझने का हर प्रयास असफल रहा. The whole things lasted about an hour. जो सारा प्रयास था, मामला था, तकरीबन 1 घंटा चला. Then the poet left. फिर वो कवि चला गया. And we all dispersed in a utter befuddlement. What are we doing? और फिर हम सब गहरे विस्मय में बिखर गए कि हम क्या कर रहे हैं. What is an English poet doing in film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? एक अंग्रेज़ कवि फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, खासकर ऐसे स्टूडियो में जहां वो एक साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है. People whose least afforded them the possibility of cultivating a taste of English poetry. जिनके जीवन में लोग अंग्रेज़ी कविता के बारे में रुचि पैदा करने की संभावना बिल्कुल नहीं थी. The poet looked pretty baffled too. ऐसा लगता था कि कवि भी काफ़ी विचलित था. For he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and the prevails to the English poet. क्योंकि उसने अनुभव किया होगा कि अंग्रेज़ कवि अपनी पीड़ा तथा खुशी के बारे में बोलना असंगत था, अर्थात सही नहीं था. His visit remained an unexplained mystery. उसका आगमन एक ना सुलझी जाने वाली पहेली बनकर रह गई, अर्थात वो वहाँ क्यों आया था, क्या वजह थी. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing cannot be true pursuit of genius. संसार के महान गद्य लेखक चाहे या माने ना माने, लेकिन मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन प्रबल बनता जा रहा है कि गद्य लिखना किसी सच्चे प्रतिभाशाली आदमी का व्यवसाय नहीं हो सकता. अर्थात गद्य लिखना It is for the patient, persistent, and perseverant dudes with a heart so shrunken that nothing can break it. यह धैर्यवान, दुर्वाग्राही और परिश्रमी कोल्हू के बैल का काम है, जिसका दिल इतना सिकड़ा हुआ हो कि कुछ भी उसे तोड़ ना सकता हो. Rejection slip don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor enclosing postage for the return of the manuscript. अस्वीकृत पर्चियों को तो उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है. वो लंबे गद्य की वो तुरंत नई नकल करने बैठ जाता है, अर्थात नई कविता बनाने बैठ जाता है, और उसे दोबारा से हस्तलिखित वापस करने के लिए टिकटों के साथ दूसरे संपादक को भेज देता है. It was for such a people that the Hindu had published a teeny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. ऐसे ही
द हिंदू अखबार ने एक दूसरे महत्वपूर्ण पन्ने के एक मामूली कोने में ऐसे लोगों के लिए एक घोषणा छपी थी, एक अनइम्पोर्टेंट पेज पर। क्या थी? ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट organized by British periodical by the name of The Encounter, of course, The Encounter। एक द इनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश लघु पत्रिका की कथा जो ब्रिटिश पत्रिका थी, वो एक छोटी कहानियों की प्रतियोगिता आयोजन कर रही थी। वाजंट नॉन कम्युनिटी अमोंग द जेमिनी लिटरेरी, जिसके बारे में जेमिनी स्टूडियो के लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England। मैं इंग्लैंड हस्तलिखित कॉपी को इंग्लैंड भेजने पर अच्छा खासा खर्च करने से पहले उस पत्रिका के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel that you were sneaking into a forbidden area। उन दिनों ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रवेश द्वार पर कोई लंबे बड़े सूचना पट नहीं होते थे जिससे कि आपको लगे कि आप किसी निषेध जगह में प्रवेश कर रहे हैं। And there were copies of Encounter laying about in various degrees of freshness, almost untouched by the readers। और वहाँ द इनकाउंटर की प्रतियां ताज़ा होने की भिन्न भिन्न स्थिति में पड़ी हुई थी, लगभग ऐसे जैसे किसी पाठक ने उनको छुआ ही ना हो। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart। जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा तो मेरे सिकुड़े हुए उस दिल में घंटियां बज उठी। It was the poet who had visited the Gemini studio, and I felt like I had found a long-lost brother, and I sang as sealed the envelope and wrote out। ये मुझे ऐसा लगा जैसे कि बहुत समय पहले बिछड़ा हुआ कोई भाई मुझे मिल गया हो, और लिफाफा बंद करते समय मैं गाना गाने लगा और भारत जैसे आई सिंग, मैंने ऐसे गाना गाया जैसे रोट आउट और लिखा हिज एड्रेस, उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, एंड लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर्स बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। लिफाफा बंद करते समय मैं गाना गाने लगा और उसका पता लिखा तो मुझे लगा कि वो भी गाना गा रहा होगा जैसे भारतीय फिल्मों में होता था, जब दो बिछड़े हुए भाई, जब फिल्म की पहली रील में वो गाना चलता था और आखिरी रील में वही गाना जब वो उनको ढूंढ लेते थे मिल जाते थे। वो अर्थात मुझे वो गाना अपने मन में बजता हुआ सुनाई दिया। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, स्टीफन स्पेंडर मीन स्टीफन, यही उसका नाम था। And years later, when I was out of Gemini studio and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention। और कई सालों के बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था तथा मेरे पास समय तो काफ़ी था लेकिन धन कम था, और कम पैसे की चीज़ कोई भी मुझे ध्यान आकर्षित कर लेती थी। On the footpaths in front of the Madras Mount Road post office there was a pile of brand new books for 50 पैसे each। मद्रास माउंट रोड के डाकघर के बिल्कुल सामने नई किताबों का एक ढेर लगा पड़ा था जो प्रत्येक 50 पैसे की थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक, वास्तव में वो एक ही किताब की कॉपियाँ थीं। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जो वास्तव में अमेरिका मूल की किताब की एक सुंदर पेपर बैक पुस्तक थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, स्टूडेंट के लिए स्पेशल लो एडिशन था, मतलब कम प्राइस का एडिशन था। इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, और रूसी क्रांति की 50वीं सालगिरह के मौके पर खास सस्ता विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत संस्करण था ये। आई पेड 50 पैसे, मैंने भी 50 पैसे दिए। पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और बुक की कॉपी ली। द गॉड दैट फेल्ड, किताब का नाम था भगवान जो असफल हो गया। 6 eminent men of letter in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return। उस किताब में 6
विद्वान लेखकों ने अपनी यात्रा बताई थी, जिनमें उनके समय समय पर साम्यवाद में उनकी यात्रा और मोह भंग होकर वापस आने के बारे में अलग अलग 6 निबंधों में लिखा गया था। एंड्रू गिड, रिचर्ड रिट, इग्नेशियस लोन, आर्थर कोस्टलर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक assumed tremendous significance। अचानक उस किताब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई। स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, वो कवि जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई हेजी इल्यूमिनेशन। अचानक एक पल के लिए मेरे मन का अंधेरा कमरा धुंधले उजाले से चमक उठा। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। जेमिनी स्टूडियो में उस कवि का आना अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट। बॉस का स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से शायद कोई लेना देना ना हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन उसके गॉड जो फेल्ड हो गया उससे तो बिल्कुल नहीं। अर्थात वो कवि वहाँ पर किस लिए आया था? लेसन ख़त्म। वो वहाँ किस लिए आया था? वो साम्यवाद के बारे में आया था, अपनी साम्यवाद की यात्रा के लिए और फिर उसका मोह भंग के लिए। कैसे राइटर अपना कुछ भी लिख देते हैं, जबकि वो भाषण दे के चला गया। वहाँ किसी को भी नहीं पता था वो पोइट कौन है। साम्यवाद के बारे में उनको नहीं पता था। वो छोटी मोटी फिल्में बनाते थे, उनका कोई अप्रिसिएशन नहीं था फिर भी। और ऐसे ऐसे लोगों ने उनके मतलब उनके बारे में साम्यवाद जाकर उनकी यात्रा के बारे में वो लिख दिया। तो अर्थात इस प्रकार से वो जो अंतिम रहस्य था वो खुल गया। सो दैट्स इट द लेसन। ओके, अगर समझ में ना आए इस लेसन को जो भी पार्ट वो दोबारा से सुन लें। हैव ए नाइस डे, बाय।